रात को ईशा ने सुहास को फोन लगाकर रेस्टोरेंट में किए अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी ईशा को अपने कंधे पर किसी के हाथ का ठंडा स्पर्श महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक काला साया उसके आगे से निकलकर गायब हो जाता है, जिससे वो डर कर चिल्लाती है। ईशा इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। हेलो हेलो ईशा। दूसरी तरफ से सुहास उसे फोन पर पुकार रहा था, लेकिन अगले ही पल फोन कट हो जाता है। उसकी चीख सुनकर उसके माँ बाप कमरे में दौड़ते हुए आते हैं। ईशा बहुत ज्यादा डर गई थी। वो लड़खड़ाती आवाज में कहती है, पापा वहाँ कोई है? उसके पापा पूरा कमरा ध्यान से देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। ईशा के पापा उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, बेटा यहाँ कोई भी नहीं है, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है। ईशा विश्वास के साथ कहती है, नहीं पापा, ये मेरा कोई सपना नहीं है, वहाँ जरूर कुछ था। आज सुबह से मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। पहले ऑफिस में, फिर शाम को रेस्टोरेंट के वॉशरूम में, और अभी मुझे यहाँ किसी का साया दिखाई दिया। ईशा को अकेले सोने में डर लग रहा था, इसके लिए आज उसकी माँ उसके साथ सो गई। अगले दिन ऑफिस में ईशा का एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन था। कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेजेंटेशन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। ईशा के सहकर्मी, उसके बॉस और कंपनी के क्लाइंट सभी आ चुके थे। ईशा ने प्रेजेंटेशन देना शुरू ही किया था कि वो देखती है वहां बैठे सभी लोग एकदम से गायब हो गए हैं। तभी कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट भी चली जाती है और आगे जो कुछ भी होता है उससे ईशा एकदम सिहर जाती है। उसे फिर से वही औरत दिखाई देती है। उसे देखकर ईशा के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वो बर्फ की तरह एक ही जगह पर जम जाते हैं। उसकी हंसी बड़ी डरावनी थी। वो अचानक ईशा पर हमला करती है, जिससे उसकी जोर से चीख निकलती है। लेकिन अगले ही पल जब ईशा सामने देखती है तो सब कुछ नॉर्मल था। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे सभी लोग ईशा को अजीब तरीके से देख रहे थे। ईशा के बॉस उसे डांटते हुए कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है मिस ईशा? आपको पता है आपकी इस हरकत की वजह से हमारे क्लाइंट नाराज होकर चले गए। ईशा बाहर आकर बैठ जाती है। वो काफी दुखी लग रही थी। तभी उसके दोस्त साक्षी और मोहित वहां आते हैं। मोहित उसे शांत करते हुए पीने के लिए पानी देता है। ईशा पानी पीकर थोड़ा अच्छा महसूस करती है। वो कहती है, पता नहीं आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे एक डरावनी औरत दिखाई देती है जो मुझे परेशान कर रही है। मेरा होने वाला पति सुहास, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी मुझ पर यकीन नहीं करते। और आज तो हद हो गई, सबके सामने मेरा तमाशा बन गया। और मुझे पता है कि आप लोगों को भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा। मोहित कहता है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है ईशा। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो कल्पना से परे है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों हैं तुम्हारे साथ। साक्षी भी हामी भरती है। अगले दिन शाम को ईशा के अपार्टमेंट में रहने वाले एक फ्लैट में किसी की बर्थडे पार्टी थी। ईशा अपने मम्मी पापा के साथ उस पार्टी में पहुंचती है। तभी ईशा की माँ को याद आता है कि वो गिफ्ट घर में ही भूल गई है। ईशा की माँ उसे घर की चाबी देते हुए कहती है, बेटा तुम जरा जाकर गिफ्ट लेकर आओगी? ठीक है माँ, तुम आगे जाओ, मैं गिफ्ट लेकर आती हूँ। इतना कहकर ईशा गिफ्ट लेने घर चली जाती है। ईशा दरवाज़ा खोलकर लाइट ऑन करके अंदर आती है। सामने टेबल पर गिफ्ट रखा हुआ था। जैसे ही वो टेबल के पास आकर गिफ्ट उठाने वाली होती है कि तभी टेबल के नीचे से कोई उसके पैर पकड़कर खींच लेता है। ईशा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। खुद को संभालते हुए ईशा जब टेबल के नीचे देखती है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि वही भयानक औरत रेंगते हुए उसके पास आ रही है। ये देखकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो औरत ईशा पर हमला करने के लिए उस पर झपटती है और तभी अंधेरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद ईशा पार्टी में वापस आती है। उसे खाली हाथ वापस आया देख माँ उससे पूछती है, ईशा बेटा गिफ्ट कहाँ है? ईशा कुछ नहीं कहती।
वो एकदम एक्सप्रेशनलेस खड़ी होकर शांत थी। सामने जब छोटी बच्ची केक काटने वाली थी, तभी ईशा वहां खड़े लोगों को धक्का देते हुए उसके पास जाकर उससे चाकू छीन लेती है और अजीबोगरीब आवाज निकालते हुए सामने रखे केक पर एक के बाद एक वार करती है। अपने हाथों में केक का बड़ा सा हिस्सा उठाकर अजीब तरीके से खाने लगती है और जोर जोर से हंसती है। हंसते वक्त उसकी आवाज़ एकदम डरावनी लग रही थी, जिसे सुनकर और देखकर वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। ईशा के पापा उसे जोर से आवाज़ देकर बुलाते हैं। तब ईशा होश में आती है, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ईशा बेहोश हो जाती है। उसके माँ बाप उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। इसीलिए उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर ईशा को चेक करते हैं। उसकी नब्ज धीरे चल रही थी। ईशा के पापा घबराते हुए डॉक्टर से पूछते हैं, क्या हुआ डॉक्टर मेरी बेटी को? उसे अब तक होश क्यों नहीं आया? डॉक्टर कहते हैं, अभी ईशा की कंडीशन काफ़ी सीरियस है। अगले 24 घंटों तक हमें उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। नर्स को ज़रूरी सूचनाएं देकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ईशा के दोस्त साक्षी, संजय और मोहित उससे मिलने हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अब तक ये बात हर तरफ फैल चुकी थी। सोसाइटी और ऑफिस के अलावा ये बात उसके रिश्तेदारों में भी पता चल जाती है। तभी ईशा का मंगेतर सुहास अपने माँ बाप के साथ हॉस्पिटल पहुँचता है। अब तक ये बात उन्हें भी पता चल चुकी थी। वो ईशा के मम्मी पापा से मिलते हैं। सुहास के माँ बाप काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। सुहास के पिता कहते हैं, आपकी बेटी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ये बात आपने हमसे छुपा कर रखी समधी जी। आपकी बेटी के पागलपन की हरकतों की वजह से समाज में हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है और इसी वजह से अब हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। ईशा के पापा अपने हाथ जोड़कर उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुहास के पिता कुछ भी नहीं सुनते। वो लोग रिश्ता तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन के बाद ईशा को होश आता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी टूट चुकी है, तब उसे काफ़ी दुख होता है। वो टूटकर बिखर जाती है। उसकी दोस्त साक्षी और मोहित उससे मिलने आए थे। साक्षी उसे समझाते हुए कहती है, अच्छा हुआ उन्होंने खुद ये रिश्ता तोड़ दिया। सुहास एक मतलबी लड़का था, मुसीबत में तुम्हें छोड़कर भाग गया। मुसीबत के वक्त जो साथ नहीं छोड़ता वही असली लाइफ पार्टनर होता है। तुम बुरा मत लगाना ईशा, तुम्हें कोई कमी नहीं है। ईशा दुखी होकर कहती है, पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मोहित कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये आम बात नहीं, कुछ बात तो जरूर है इसके पीछे जिसे हमें पता लगाना होगा। तुम फिक्र मत करो ईशा, मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगा। घर जाकर मोहित अपनी माँ को सारी बात बताता है। पूरी बात सुनकर माँ कहती है, ज़रूर किसी ने टोना किया है, तू चिंता मत कर, कोई है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। मोहित की आंखों में एक चमक आती है। वो पूछता है, कौन है माँ जो हमारी मदद करेगा? माँ बताती है, उनका नाम है विनायक राव। उनके पास ऐसी बातों से निपटने की हर सिद्धि है। फिर मोहित अपनी माँ के साथ मिलकर विनायक राव से मिलने पहुँचते हैं और उन्हें पूरी बात समझाते हैं। विनायक राव कहते हैं, ठीक है, कल सुबह 9 बजे मैं उनसे मिलने आऊँगा। अगले दिन मोहित विनायक राव को लेकर ईशा के घर पहुँचता है। जब विनायक राव ईशा के घर पर अपना पहला कदम रखते हैं, तब उन्हें वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। ईशा के मम्मी पापा उनसे विनती करते हैं कि वो उनकी बेटी को इस मुसीबत से बचा ले। विनायक राव उन्हें भरोसा देते हुए कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे अपनी बेटी का कमरा दिखाइए। ईशा के पापा विनायक राव को ईशा का कमरा दिखाते हैं। कमरे के अंदर आते ही उन्हें कुछ महसूस होता है। फिर बाहर आकर वो ईशा से पूछते हैं, बेटा तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। ईशा उन्हें सारी हकीकत बता देती है। विनायक राव कहते हैं, मुझे सारी परिस्थिति समझ में आ गई है, लेकिन अभी भी कुछ है जो छूट रहा है। ये जो कुछ भी है उससे निपटने के लिए मुझे कुछ विशेष सिद्धियां हासिल करनी पड़ेगी। इसमें 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। तब तक मैं आपकी बेटी की सुरक्षा के लिए यह सिद्ध की हुई विभूति देता हूँ। ईशा, तुम इसको अपने सिरहाने रख देना।
चिंता मत कीजिए, महादेव आपके साथ है। इतना कहकर विनायक राव वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद ईशा के पापा को उनके ऑफिस से फोन आता है कि उन्हें काम के सिलसिले में अर्जेंट पुणे निकलना पड़ेगा। बेटी को ऐसे वक्त में अकेले छोड़कर जाना उन्हें हरास नहीं आ रहा था। उनकी उलझन को दूर करते हुए मोहित कहता है, आप चिंता मत कीजिए अंकल, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं हूँ यहाँ पर ईशा और आंटी के साथ। मोहित उन्हें भरोसा दिलाता है। ईशा के पापा पुणे के लिए निकल पड़ते हैं। ईशा और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन बोलते बोलते कभी कभी ईशा चुप हो जाती और कहीं खो जाती। टूटी हुई शादी, समाज में हो रही बदनामी और पीछे पड़ी हुई इस मुसीबत से ईशा का दिमाग सुन्न हो गया था। उसकी सोसाइटी और ऑफिस के लोग भी उसे पागल समझकर अब उससे दूरी बनाने लगे थे। उसके चेहरे पर एक तनाव था। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली और मिलनसार स्वभाव की तेजस्वी ईशा आज काफी दुखी और बुझी हुई लग रही थी। मोहित ने तय कर लिया था कि ईशा को इस परिस्थिति से बाहर निकालना है। उसके चेहरे पर फिलहाल थोड़ी सी मुस्कुराहट लानी है, इसलिए वो अपने साथ लाए हुए बैग से गिटार निकालता है और उसका तनाव दूर करने के लिए कुछ गुनगुनाता है। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। कुछ देर के लिए ईशा अपना सारा दुख भुलाकर मोहित का सुरीला गाना सुनने में खो गई। इस मुसीबत और तनावपूर्ण परिस्थिति में मोहित की सुरीली आवाज ने कुछ देर के लिए उनके घर का माहौल सकारात्मक बना दिया था। ईशा को अच्छा महसूस हो रहा था। वो थोड़ी खुश लग रही थी। ईशा को मोहित का साथ पसंद आ रहा था। बहुत दिनों बाद बेटी को खुश देखकर ईशा की माँ भी खुश थी। आप शाम होने को आ रही थी। मोहित अपने घर के लिए निकलते हुए कहता है, सुनो ईशा, मैं फिलहाल जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे कॉल कर देना। रात के 10 बज रहे थे। ईशा की माँ खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक तेज बिजली के साथ बारिश शुरू हो गई। बादल जोरों से गरज रहे थे। वातावरण थोड़ा भयंकर हो रहा था। अचानक लाइट चली जाती है, जिससे ईशा डर जाती है। ईशा की माँ मोमबत्ती लेने किचन में जाती है। ईशा अकेले अपने कमरे में थी। उसे कुछ महसूस होता है। कमरे का तापमान धीरे धीरे गिर रहा था। ईशा को अपने पैरों पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वो मोबाइल का टॉर्च ऑन करके देखती है तो उसे एक भयानक काला साया नजर आता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया था। वो जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर माँ कमरे में आती है। तभी कोई अदृश्य शक्ति ईशा की माँ को कमरे से बाहर धकेल देती है और कमरे का दरवाजा बंद हो